हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोपियन इन्वेशन के बारे में। यूरोपियन इन्वेशन इंडिया में कैसे हुआ या यूरोपियंस इन इंडिया। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि मुगल्स का पतन कैसे हुआ और उसके बाद कैसे यूरोपियंस ने आके हमारे इस भारत देश पर राज किया। तो चलिए उसी के बारे में आज एक ब्रीफ जानकारी लेते हैं। यहाँ इस वीडियो में टू द पॉइंट लेक्चर्स होंगे, वो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपको डीप जानकारी चाहिए तो उसके बारे में मैं वीडियो अलग से बना दूँगा। तो यहाँ सिर्फ हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, तो उसी व्यू से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूरोपियंस इन इंडिया, ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। पोर्तुगीज से शुरू करते हैं। अ न्यू सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप डिस्कवर्ड बाई वास्को द गामा इन 1948। याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1498 AD। 1498 AD आपको ज़रूर से याद रखना है। 1505 फैक्ट्री एट कोचीन और फ्रांसिस्को दे अल्मेडा एज फर्स्ट गवर्नर। 1510 में एल्बुकर्क रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ अथॉरिटी। इन्हें रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ अथॉरिटी भी कहा जाता है। एल्बुकर्क नाम ज़रूर याद रखिएगा। डेट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको डेट याद रहे तो बहुत अच्छा बात है। कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान। दमन दीव भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। याद रखिएगा, टोबैको, पोटैटो, कैश्यू, पाइनएप्पल इंट्रोड्यूस टू इंडिया, पोर्तुगीज़ की ही देन है ये। और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एट गोवा। फाइनली लेफ्ट इंडिया इन 1961 आफ्टर थ्रेट फ्रॉम आर्मी एंड अ मास मूवमेंट इन गोवा। आप देख सकते हैं फाइनली 1961 में ये लोग गए पोर्तुगीज़, आज़ादी के कितने साल बाद, वहाँ की आर्मी के थ्रेट से। चलिए अब क्विक रिवीजन लेते हैं एक फ्रेंच का। फ्रेंच लोग भी आए थे इंडिया में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1664 में आए थे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी डुप्लेक्स का नाम आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट पावरफुल गवर्नर। ये कार्नाटिक वार्स में हम लोग आगे देखेंगे। 1742 डुप्लेक्स। कार्नाटिक वार्स डिस्ट्रॉयड देयर पावर। कैसे फ्रेंच का भी पतन हो गया। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम, चंदरनगर, और इन्होंने भारत छोड़ा 1954 में। तो पोर्तुगीज़ ने छोड़ा 1961 में और फ्रेंच ने छोड़ा भारत 1954 में। अब आते हैं ब्रिटिश के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड एंड कार्टर गिवन इन 1600। ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1600। ये डेट आपको याद रखना है। सर थॉमस रो 1613। फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। ये का क्वेश्चन भी बहुत आता है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो वो सूरत में थी। अब उसके बाद ये लोग इतने आगे कैसे बढ़ गए, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। 1661 बॉम्बे एज गिफ्ट फ्रॉम जेम्स II, who got it as ड्रॉरी फ्रॉम कैथरीन ऑफ पोर्टुगल। बॉम्बे उन्हें दहेज में मिल गया, किसको? जेम्स II को, जो कि थे ब्रिटिश, पोर्तुगल से। और एक बहुत ही फेमस फरमान है फारूक सियार फरमान, इसका डेट आपको याद रखना है 1719। परमिशन टू ट्रेड फ्रीली। फारूक सियार ने ही इन्हें परमिशन दी कि आप बिना कोई टैक्स दिए इंडिया में, भारत में ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस अपना कर सकते हैं। तो उसी से ही ऐसे ब्रिटिश इतने आगे बढ़ गए। उसके बाद आते हैं कार्नाटिक वार्स पर। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी
द फ्रेंच एंड द इंग्लिश फॉट फॉर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। लड़ाइयाँ लड़ लड़ के ही इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया जगह को। फ्रेंच एंड द इंग्लिश फॉट फॉर सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से लेके 1748 तक। इसका कॉज आपको याद रखना है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कॉज ज़रूर याद रखना है कि किस वजह से कर्नाटिक वॉर्स हुए थे। कॉज है ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेस, ट्रीटी ऑफ आइसला चैपल भी इसे कहते हैं। अब आते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर पर, जो कि था 1748 टू 1754। इसका कॉज था लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट और इसे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ आइसला चैपल कौन सा कर्नाटिक वॉर था, तो आपको बताना है पहला कर्नाटिक वॉर था। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कर्नाटिक वॉर्स के डेट अगर आपको याद रहें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहे तो आपको कॉज ज़रूर याद रखना है, कॉज और क्या इसे ट्रीटी क्या था ये। थर्ड कर्नाटिक वॉर्स 1758 टू 1763। कॉज था 7 ईयर्स वॉर्स, जो कि पहले से चल रहा था फ्रेंच और इंग्लिश के बीच। ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 थर्ड कर्नाटिक वॉर्स का ही ये पार्ट है। अब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जीत गए। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स जीते, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ द इंग्लिश ड्यूरिंग द कर्नाटिक वॉर्स। ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ द इंग्लिश ड्यूरिंग द कर्नाटिक वॉर्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी भी इंग्लिश ने लड़ी थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये किसके किसके बीच हुई थी ये आपको याद रखना है। इन 1756 सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल अटैक्ड कैलकाटा एंड कैप्चर्ड इट। 146 British prisoners were locked in a small room. 123 of them died inside due to suffocation. This incident is known as Black Hole Tragedy. ये बैटल ऑफ प्लासी पहली बात तो 1757 में हुई है। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कैलकाटा पे अटैक किया था और उसको कैप्चर कर लिया था और कुछ ब्रिटिशर्स को 146 ब्रिटिशर्स को इन्होंने एक छोटे से स्मॉल से पिंजरे में लॉक कर दिया था, जिसमें से सफोकेशन से बहुत से ब्रिटिशर्स की मृत्यु हो गई थी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे ये खबर फैली, ब्रिटिशर्स सेंट रॉबर्ट क्लाइव टू बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर थे उस समय इंग्लिश के, तुरंत ही वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में बंगाल में आए और उन्होंने सिराजुद्दौला से प्लासी में जीत हासिल की। मीर जाफ़र की वजह से एक बहुत बड़ी आर्मी थी सिराजुद्दौला के पास और ब्रिटिशर्स के बाद चंद ब्रिटिशर्स थे, लेकिन मीर जाफ़र के खबरों के चलते रॉबर्ट क्लाइव ने आसानी से हरा दिया सिराजुद्दौला को। मीर जाफ़र अब नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया 1757 से 1760 और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया 1760 से 64 तक और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए। आपको याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी का इम्पोर्टेंट क्या क्या है। 1757 में एक तो हुई थी और ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जीत गए थे और उसके बाद ही रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर 1764। डेट ज़रूर से याद आपको होने चाहिए, बैटल ऑफ प्लासी का भी, बैटल ऑफ बक्सर का भी। और एक डेट जो इम्पोर्टेंट है, पोर्तुगीज़ का आना कब हुआ था, वो था 1498। और पिछले लेक्चर्स में मैंने जैसे आपको बताया था, अगर याद हो आपको लिंक कर करके ही पढ़ना है। तैमूर कब आया था 1398 में। वैसे ही अगर आप हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज होता रहेगा। चलिए बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जान लेते हैं।
बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम नवाब बंगाल, शाह आलम टू मुगल एम्पर और शुजा उद्दौला नवाब ऑफ अवध, इन तीनों ने मिलके लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर। फिर भी डिफीट हो गए थे ये लोग हेक्टर मुनरो से ये लोग हार गए थे, जो कि एक ब्रिटिश थे। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर 1764 में तीनों ने मिल के लड़ा, फिर भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाए। और आपको याद रखना है डिफीटेड बाय हेक्टर मुनरो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे थे। उसके बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हार गए ये तीनों नवाब, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1765 में ये साइन हुआ था। मुगल थ्रोन रिटर्न, अवध के साथ इन्होंने ऑफेंसिव और डिफेंसिव ट्रीटी साइन की और मीर जाफर को नवाब फिर से बना दिया गया और डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल स्टार्टेड। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 3 मेन पॉइंट्स को कवर करता है, मुगल्स थ्रोन रिटर्न, और अवध के साथ इन्होंने क्या किया, ऑफेंसिव और डिफेंसिव ट्रीटी साइन कर ली, और उसके बाद जो बंगाल के मीर जाफर थे उनको नवाब फिर से बना दिया गया। डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल स्टार्टेड। अब देखिए ये लोग ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए हैं, इतनी बड़ी हम लोग की नवाबों को ये लोग हरा के कब्जा करते गए और ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए। तो मेन जो इनका बैटल्स है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये बहुत ही स्ट्रांग बन गए थे। उसके बाद क्या हुआ, मराठा पावर से इनकी लड़ाई हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये तीनों के डेट्स आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये मराठा से इनकी हुई थी, ब्रिटिशर्स की। मराठास हैड गेन्ड वास्टली एट एक्सपेंस ऑफ वीकनिंग मुगल एम्पायर इन सेंट्रल इंडिया। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग की बात हो गई है, मराठास भी मुगल्स को वीक करने में बहुत ही सक्षम थे। सून दे रीच दिल्ली एंड एग्जैक्टेड टैक्स एंड मुगल क्राउन, गार्डिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। मुगल्स को मराठा बचाते थे हमले से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हमले से। अहमद शाह अब्दाली अटैक, ये बहुत फेमस अटैक है, अहमद शाह अब्दाली अटैक इन 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास डिफीटेड बाई अब्दाली। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ, मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली से हार गए। फिर एंग्लो मराठा वॉर्स हुई। 3 wars fought between the Peshwa and his Maratha confederacy and the company। जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, वो आस्ते आस्ते कैप्चर करते जा रहे थे और मराठा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, तो उसी लिए कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय था, तो उसी लिए एंग्लो मराठा वॉर्स हुई कुछ। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑल मराठा रूलर्स एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस इन 1817। सब्सिडारी अलायंस एक अलायंस है जो ब्रिटिशर्स ने रखा था कि आप हमें टैक्स दीजिए और हमारा साथ दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। पेशवा पोस्ट अबॉलिश्ड हो गया एंड लास्ट पेशवा कौन था, बाजीराव टू एक्साइल्ड टू बिथुर एट कानपुर। अब हम सब्सिडरी अलायंस को ब्रीफ में जान लेते हैं कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। ब्रिटिशर्स फोर्स विद इन टेरिटरी, ब्रिटिशर्स फोर्स आपके टेरिटरी में रहेंगे, सब्सिडरी अलायंस के मेन पॉइंट है। ये ब्रिटिशर्स फोर्सेस जो हैं वो आपके ही टेरिटरी में कुछ रहेंगे और उनकी मेंटेनेंस का खर्चा आपको ही देना होगा। ये जो था सब्सिडरी अलायंस था। नो फर्दर एलियंस विद एनी अदर पावर, नो डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश।
आप अगर चाहें तो किसी और के साथ अलायंस या दोस्ती नहीं कर सकते हैं बिना इजाज़त ब्रिटिशर्स के। नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी यूरोपियंस अदर दैन ब्रिटिश। आप अपने दरबार में किसी और यूरोपियन को नहीं रख सकते हैं, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही रख सकते हैं और उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द अलायंस देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी विल बी टेकन। अब आप देख सकते हैं जो सब्सिडरी अलायंस आया था इसी से 1817 में, इसी से ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल बन गए। अब वो पूरा कैप्चर कर रहे थे आस्ते आस्ते। वो इंडियन रूलर्स पे दबाव बना रहे थे कि अगर आप हमें टैक्स नहीं दे पाइएगा तो वो पार्ट हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो ऐसे ही आस्ते आस्ते इनका पावर बढ़ता गया। एंग्लो मैसूर वॉर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी ब्रीफ जानकारी आप लेते चलिए। 4 वॉर्स फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड मैसूर रूलर्स। हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जो पहले 2 वॉर थे इसमें कोई नतीजा निकला नहीं। तीसरे वॉर में टीपू डिफीटेड एट श्रीरंगपट्टनम। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर्स में टीपू सुल्तान को इन्होंने हरा दिया। कहाँ हुआ था ये? श्रीरंगपट्टनम में। और 4th वॉर में टीपी रिफ्यूज टू साइन सब्सिडरी अलायंस एंड डाइड फाइटिंग। और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू की डेथ हो गई, टीपू सुल्तान की। 1799 डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और पहला दो एंग्लो मैसूर वॉर्स का माफ़ कीजिएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तीसरे में टीपू की हार हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, और चौथे में टीपू की मृत्यु हो गई थी। वुडियार डायनेस्टी रिस्टोर्ड, ये भी आप चाहें तो अलग से नोट करके रख सकते हैं। वुडियार डायनेस्टी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही वहाँ रिस्टोर कर दी गई थी। उनके पपेट थे वुडियार डायनेस्टी एक हिसाब से। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन कंपनी रूल। अब देखिए ये क्या क्या ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ जिस घटनाओं ने इन्हें इतना इम्पोर्टेंस दे दिया इंडिया में कि ये रूलर्स बन गए। ये आए तो थे ट्रेड करने, बिजनेस करने, लेकिन इतने अच्छे से इन्होंने कैप्चर कैसे किया पूरे इंडिया को, इसके बारे में जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने परमानेंट सेटल इन 1793 निकाला। ये इम्पोर्टेंट है सब, उसीलिए की पॉइंट्स दिया गया है, ये आप ज़रूर याद करिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। और गवर्नर जनरल अगर पूछे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो मैंने अभी आपको बताया वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 में लाया था। और है कार्टर एक्ट है 1813, मिशनरीज अलाउड टू इंडिया। कार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। ये 3 तरह के हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिंग। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके भी पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रोकन ओवर ट्रेड। सती अबॉलिश्ड 1829। 1835 में लॉर्ड मैक्यूले, मोरेंडम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश। अब भारत में भी इंग्लिश में पढ़ाई होने लगी। ये लॉर्ड मैक्यूले लाए थे 1835 में। तो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो लॉर्ड मैक्यूले से बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डलहौजी
1848 से 56 तक। अब डलहौजी के शासनकालीन में क्या क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट किया, ये भी बहुत ज़रूरी है। इम्पीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स PWD, कैनाल्स, याद रखिएगा। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 मुंबई टू थाने, और फर्स्ट टेलीग्राफ 1853 आगरा टू कैलकाटा। ये डलहौजी के ही देन है। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? अगर किसी राजा का कोई बच्चा नहीं है तो उसका किंगडम ब्रिटिशर्स हथिया लेंगे। ऐसे बहुत सारे राज्य थे, सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध ETC, ये इन्होंने हथिया लिए थे। अब आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत ही फेमस रिवोल्ट है। इसका कॉजेस क्या था? सबसे पहला कॉज था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जिसकी कोई संतान नहीं है जिस राजा की, वो इस राज्य को हथिया लेते थे। रिलीजियस इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। मॉडर्न एजुकेशन, जो इंग्लिश आया, लॉर्ड मैकेले लाया, उसके बारे में भी बहुत विरोध हुआ था। इकोनॉमिक डिसरप्शंस, फेमाइंस, बाढ़ आ गई थी। रूलर्स फेल्ट डिसरेस्पेक्टेड। अब ब्रिटिशर्स जो है इतना अपना दबदबा बना चुके थे कि वो रूलर्स को डिसरेस्पेक्ट भी करने लगे थे। और भी एक कारण था एनफील्ड राइफल बुलेट्स। ये अगर आपने मंगल पांडे देखी हो पिक्चर तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके कुछ इवेंट्स हम लोग देख लेते हैं। बैरकपुर, मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज कार्टिलेजेस एंड अटैक्ड ऑफिसर ऑफ हिज रेजिमेंट, अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे जो हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि ऐसी खबर थी, जो गोलियां थी उन्हें पहले चबा कर थूका जाता था, उसमें काऊ और पिग की फैट्स थी, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था सुने। तो मंगल पांडे ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया और एक ऑफिसर को अटैक किया, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट किया गया और हैंग कर दिया गया 8 अप्रैल ऑफ 1857। ये रिवोल्ट काफ़ी ज़ोरों से बढ़ा। ये रिवोल्ट हुआ लखनऊ में बाई बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, दिल्ली में बख्त खान और बहादुर शाह जाफ़र, बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, जो कि बहुत फेमस है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया तोपे मिलके। इंग्लिश रेस्पॉन्स वाज क्विक एंड हार्श, रिवोल्ट क्रश्ड बाई 1858। ये जो इंग्लिश का इस पे रिएक्शन था वो बहुत ही क्विक था और इन्होंने इस रिवोल्ट को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और वहीं ख़त्म कर दिया। अब इस रिवोल्ट से थोड़ी तो ब्रिटिश आर्मी हिल चुकी थी, तो उसीलिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया, जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का रूल सब एबॉलिश हो गया और जो गवर्नर जनरल थे वो अब वाइसरॉयज में कन्वर्ट हो गए। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था कि नो रिलीजियस इंटरफेरेंस फ्रॉम नाउ, इंडियन सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू इंग्लिश सब्जेक्ट्स। ये सिर्फ लिखित में था कि क्वींस प्रोक्लेमेशन ये था कि अब रिलीजियस मैटर्स में ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और जो इंडियन है वो ब्रिटिशर्स के इक्वल हैं, जो कि हुआ नहीं। तो रिवोल्ट्स यही नहीं, अभी और सुनिए नहीं आज, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ये फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, कांग्रेस कैसे बनी, उसके बाद हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर हैं वो लोग कैसे कैसे अपना योगदान दिए और इंडिया को फ्री करने में सफल बनाया। तो आज के लिए मुझे आशा है आप इस की पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लेंगे और अपने स्टडीज़ में काम ले आएंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।